हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर चैप्टर सेज पीरियोडिक टेबल। ओके, सो कर्सर इज नाउ वर्किंग, लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर ऑफ इन 11th क्लास, दैट इज पीरियोडिक टेबल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, और तीनों का वे ऑफ टीचिंग और वे ऑफ एनालिसिस डिफरेंट है। So we are at the part of inorganic chemistry. So we say the first chapter of inorganic, heart of inorganic chemistry, that is periodic table. So the syllabus which required for JEE and NEET for 2020, 20 and 23, 2021, 22, 23, अभी के लिए कुछ एक टॉपिक एलिमिनेट किए हैं। मैं सारा कुछ कवर कर रहा हूँ। जो टॉपिक शायद इस साल ना आए उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में है, इसलिए मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। सो पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल वी कंप्लीटेड, फाइंडिंग ऑफ पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, सेकेंड पोर्शंस ऑल्सो कवर्ड। टुडे विल स्टार्ट जेड इफेक्टिव, और दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट हम पढ़ेंगे, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, ये वर्ड आप समझते जरूर हैं, पेनिट्रेट कर जाना, बट कैसे कुछ पेनिट्रेशन होता है। एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन हाइयर होता है, पी का और कम, डी का और कम, एफ का और कम। पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है, रियल में इसका क्या मीनिंग है, क्या फीलिंग है, ऐसे वर्ड्स हम कोरिलेट करेंगे। एक्चुअली आपको पढ़ा दिया जाता है पेनिट्रेशन एस का ज़्यादा होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होता है। पेनिट्रेट मतलब होता है इनसाइड एंटर कर जाना। तो क्या एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है? क्या पी ऑर्बिटल एस के अंदर एंटर करता है? क्या डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल पी के अंदर एंटर करता है? ऐसा ही कुछ इसका मतलब है, बट हम डिटेल में और एग्जैक्टली इसको आगे पढ़ेंगे। एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस में एंटर नहीं करता है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। और क्या पेनिट्रेशन का पावर है, द वर्ड पेनिट्रेशन इटसेल्फ मीन्स इनसाइड पेनिट्रेट कर जाना। तो क्या रियल मीनिंग है केमिस्ट्री के टर्म्स में, जैसे आप किसी वॉल में होल करते हैं, ड्रिल मशीन को पेनिट्रेट कर देते हैं, मतलब वो बॉल के अंदर घुस जाता है। तो यहाँ पर क्या मतलब है, ये हम एग्जैक्टली यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एनालिसिस, रियल एनालिसिस हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। सो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो यहाँ हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ periodic properties? What does it means? What do you mean by periodic properties? The property which are repeated after a fixed intervals are known as periodic property. The property which are repeated, definition आप mention करें यहाँ पे, the property which are repeated after a fixed interval, after a fixed interval is known as periodic property, is known as periodic property. The property which are repeated after a fixed interval of time in a periodic table is known as periodic property. कौन कौन सी periodic properties हैं और वो क्यों fixed intervals के बाद रिपीट करती हैं, और एक्चुअली पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही पूरा पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन हुआ। सो जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूँगा आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए। जैसे है एटॉमिक रेडियाई, दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जेड इफेक्टिव जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं या इसी को पढ़ते हैं, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में एक ही तरह से लाई करती हैं, एक ही पैटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं।
that is called repetition of that property after a certain interval of time, fixed interval of time, that is called as periodic property। और periodic table में पढ़ने वाली properties are periodic properties। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आपने पढ़ा होगा लिथियम, जैसे इधर देखिए ये लिखा है, कर्सर ऊपर की साइड मूव कर रहा है, ज़रा यहाँ पे इसको एग्जांपल्स की तरह से हम पढ़ लेते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे मैं लिखता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हमें पता है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसमें लिखते 1s2 2s1, तो सोडियम 3s1, इट इज़ 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे हर एक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में भरा है, वो भी एक फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन ही भरा है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और वो केवल पीरियड नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। सो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, सो पीरियड नंबर चेंज होता जा रहा है। बाकी सभी एलिमेंट्स में लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप में पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ है कि उसमें लास्ट एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और इसी बेसिस पे उसे फर्स्ट ग्रुप में लाई किया गया, रखा गया। So we kept these all elements in first A group because they have maximum properties in similar way. So the property which are repeated after a fixed interval is known as periodic property। कुछ 4 periodic properties important हैं जो कि मैंने syllabus में mention किया हुआ है। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जेड इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मे बी 10 to 20 मिनट्स में मैं वाइंड अप करूँगा कितना भी डिटेल एक्सप्लेन करके। सो हम लोग देखते हैं अब फर्स्ट इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव पढ़ा बहुत होगा, सुना भी होगा और क्लियर भी होगा, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं करना चाह रहा हूँ। जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट एक ही चीज़ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेट किया हुआ है और बताने की कोशिश करूँगा। जेड इफेक्टिव को ही हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। सो क्या मतलब है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज या मैं इसे लिखूं चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियस का चार्ज। सो क्या है ये चीज़ हम लोग बिल्कुल डिटेल में स्टेप वाइज काफ़ी छोटे वर्ड्स में लेके एक्सप्लेन करेंगे कि कहीं भी आपको परेशानी ना हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव क्या है ये पढ़ते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस और प्रोटॉन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। चलिए डेफिनेशन से ही क्वेश्चन रेज करते हैं। ये लिखा होगा आपका न्यूक्लियस, देन इट इज़ फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड सो ऑन। इस तरीके से ये लिखा है फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ से प्रोटॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस पे लगना, दैट अट्रैक्शन फोर्स, ये अपनी साइड इसको खींचता है, दैट अट्रैक्शन पावर, द अट्रैक्शन पावर ऑफ प्रोटॉन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आपको ये ध्यान रखना है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के द्वारा खींचना। जब भी वर्ड न्यूक्लियस यूज किया जाए दैट इज द अट्रैक्शन पावर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पे ही चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो जीरो चार्ज होता है। मैं इसको जेडी से डिनोट कर रहा हूँ और दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वैसे भी आप लोग जानते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल इसके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस 1.6 10⁻19 कूलम और ये माइनस साइन में होता है 1.6 10⁻−19 कूलम। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, इसलिए ये कैंसिल होने पर कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। अगर इनके नंबर चेंज कर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्सेस कर जाते हैं कैटायन में, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेट कर जाता है। क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वर्ड मतलब प्रोटॉन का चार्ज,
प्रोटॉन का अट्रैक्शन पावर का लगना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, दैट अट्रैक्शन पावर ऑफ एन प्रोटॉन और न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। अब ये जेड इफेक्टिव क्या है, कितना लगता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन समझ आया होगा। प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है, जितने भी प्रोटॉन है उनके पावर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, खींचना, इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। जरा इधर देखिए, मैंने ये पिक्चर बनाया हुआ है और इस चार्ज को मैं जेड ई से लिखता हूँ। प्रोटॉन का चार्ज इज रिटन बाई जेड ई और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर। अब ये हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। तो कुलाम साहब ने क्या बोला था कि ये जो लिखा हुआ है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर इतना अट्रैक्शन लग रहा है, ये प्रोटॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इस पावर के साथ, इतने पावर के साथ खींच रहा है। यहाँ पे जरा देखिए, Q1 चार्ज इज अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जिसे मैं Ze से लिख रहा हूँ। Ze मतलब एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन से लिखते हैं। सो प्रोटॉन के चार्ज को मैंने Ze लिखा एंड Q2 इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसे लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू के Ze into E डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अट्रैक्शन ऑफ F इज इक्वल टू के प्रोटॉन का फोर्स इंटू इलेक्ट्रॉन का फोर्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स लगना चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बाय द न्यूक्लियस बाय द प्रोटॉन। ये हमारा एक्सपेक्टेड फोर्स है, इसे मैं लिख देता हूँ। इट इज़ अ एक्सपेक्टेड फोर्स, बट एक्चुअली ये इतना आता नहीं है। ये फोर्स कुछ कम आता है, इसकी वैल्यू कुछ कम आती है, ये आपको पढ़ना है। इतना हमारा एक्सपेक्टेड फोर्स लगना चाहिए इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, बट एक्चुअल में क्या लगता है, F एक्चुअल जो लगता है दैट इज लेस देन ऑफ दिस F। इसको आपने F से लिखा, दिस फोर्स इज डिनोटेड बाय F, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि F एक्चुअल जो आता है दैट इज लेस देन F। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ऐसा क्यों हुआ। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि लेट्स से मैं एक एग्जांपल्स के साथ आपके साथ शेयर करूं, फिर मैं इस फॉर्मूले पर दोबारा से एक बार अप्लाई करने की कोशिश करूं। आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसमें प्रोटॉन के नंबर भी 11 हैं और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी 11 हैं। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसलिए नेट अट्रैक्शन पावर इज 0 और मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें न्यूक्लियस, सोडियम के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन का चार्ज है, तो आप बोलोगे कि प्रोटॉन का चार्ज 11 प्रोटॉन के चार्ज बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। लेकिन अब क्या रियल में 11 प्रोटॉन का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहे हैं? नहीं। ये प्रोटॉन का चार्ज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर खींच रहा हो, 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 9 इलेक्ट्रॉन, 11 से कम होगा। तो रियल में न्यूक्लियस के अंदर तो 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, लगना चाहिए, बट इतना नहीं लगता है। दैट इज लेस देन ऑफ 11 प्रोटॉन का चार्ज। सो इट इज 10 प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, 9 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट क्या होगी हम आगे पढ़ेंगे, बट दैट प्रोटॉन का जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, न्यूक्लियस जो फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, दैट इज लेस देन ऑफ 11 प्रोटॉन के चार्ज से। मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताइए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो उसमें प्रोटॉन का नंबर भी 12। तो क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर 12 प्रोटॉन का चार्ज, 12 न्यूक्लियर प्रोटॉन का चार्ज लगता है क्या? नहीं।
दैट विल बी लेस देन ऑफ देयर प्रोटॉन के नंबर। जो भी न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन है, जितना प्रोटॉन का चार्ज है, वो कंप्लीटली लास्ट इलेक्ट्रॉन को फील नहीं हो पाता है, उससे लेस ही होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि थ्योरेटिकल में तो हम लोग देखने में जो हमें लग रहा है कि इसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 प्रोटॉन का चार्ज लग रहा होगा, 12 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस का 12 प्रोटॉन का चार्ज है तो 12 प्रोटॉन का लगेगा, बट ऐसा नहीं है, दैट विल बी लेस देन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटॉन चार्ज। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब मैं इसी में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कुछ रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन का, उस पॉइंट तक बाद में आते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कि हर एक एटम, आप किसी भी एटम एलिमेंट का नाम बोलिए, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन है, उतना ही न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन का चार्ज अवेलेबल है। तो क्या उतना न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन को फील हो पाता है जो उसका एटॉमिक नंबर है, जो उसके प्रोटॉन का नंबर है? तो आंसर इज नहीं। लेस देन ऑफ द प्रोटॉन चार्ज, लेस देन ऑफ द जेड ई, लेस देन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज है उससे कुछ कम ही लगता है। तो अब इसी को मैंने फॉर्मूले में लिखा कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन वाइज तो हम समझते हैं कि किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कूलम्ब्स लॉ ने बोला हुआ था। तो ये तो हमारा एक्सपेक्टेड था, हमको लग रहा कि 11 प्रोटॉन है तो 11 प्रोटॉन का चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन आगे देखेंगे। लिखते कैसे इसको, एक एफ एक्सपेक्टेड जो हम सोच रहे थे दैट इक्वल टू के जेड ई, प्रोटॉन का चार्ज इनटू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो जो हमारा एक्सपेक्टेड था वो इतना आना चाहिए, बट दैट विल बी लेस देन ऑफ, जो एक्चुअल फोर्स आया वो एक्सपेक्टेड से कम आया। तो कम आने का क्या रीज़न है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो कम आने का रीज़न है स्क्रीन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। किसने स्क्रीन किया, क्या स्क्रीन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो सी द नेक्स्ट वीडियो। Experimentally, it has been found that the force between nucleus and the outermost electron is less than the calculated। हमारे कैलकुलेटेड में आया था F इज इक्वल टू, या F एक्सपेक्टेड जो हम चाहते थे वो K। अगर मैं इसको कैलकुलेशन वाइज भी लिखूं सोडियम के लिए तो आप लिखोगे K 11 प्रोटॉन का चार्ज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बट ये एक्चुअली इतना नहीं आया, दैट एक्सपेक्टेड से ये आंसर कुछ कम ही आया। सो एक्सपेक्टेड से आंसर कम आने का क्या रीज़न था, इसके बारे में आंसर है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। सो दैट इज लेस देन ऑफ दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसको मैं अभी स्ट्रक्चर के साथ आपको दिखाता हूँ, जो बोला है उसे एक बार लिखा हुआ है, बस मैं उसी को रीड कर रहा हूँ। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट the force between nucleus and the outermost electron is less than the calculated one। अगर मैं बात करूं कि मैं सोडियम की कैलकुलेशन के बारे में बोलूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन इज 11, इलेक्ट्रॉन इज 11, तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो चार्ज लगा रहा था दैट इज ऑफ 11 प्रोटॉन का चार्ज लगा रहा था। बट क्या सच में किसी एटम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज फील हुआ? सो इट इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स था वो इसको फील नहीं हो रहा है। सो एक्सपेरिमेंटली फोर्स इज फाउंड टू बी स्मॉलर। तो हमने जो देखा कि थ्योरेटिकल हमने देखा था कि वो 11 इलेक्ट्रॉन का आना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली the force which we found is less than of 11 electron। तो why it is, ऐसा क्यों हुआ? because of Z effective। so what do you mean by Z effective? इस टर्म्स को क्लियर करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जरा देखिए पिक्टोरियल देखिए, मैं दोबारा भी एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये न्यूक्लियस है, देन सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। अगर मैं सोडियम के बारे में ही लिखता हूँ तो सोडियम इज 11। यहाँ पर जो Z लिखता हूँ वो ZE मतलब प्रोटॉन का चार्ज, और दिस इज द इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
तो इनके बीच में 11 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लगना चाहिए। अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बिटवीन outermost, only outermost, please, Z effective is for outermost, outermost electron will be 11 इलेक्ट्रॉन चार्ज। इतना चार्ज उसे फील करना चाहिए, बट इसको कुछ 11 से कम ही मिला। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दैट रीज़न इज ड्यू टू स्क्रीन। ये देखिए, ये आपकी आउटर मोस्ट सेल है। इस आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन पर अगर ये सोडियम होता तो 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। न्यूक्लियस की तरफ इतने पावर से बाहरी इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए, बट ये कम हुआ क्योंकि इससे अंदर एक ये सेल है, दूसरा ये भी सेल है, और ये स्क्रीन कर रहे हैं। दैट स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। स्क्रीन करना मतलब ढक लिया। इस सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर जस्ट इसके सामने आ जाते हैं तो प्रोटॉन का चार्ज या न्यूक्लियस का चार्ज इसी पर डायरेक्ट लगेगा और इस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फील नहीं हो पाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फील नहीं हो पाएगा। दूसरा रीज़न कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, जो भी सेल इसके अंदर हैं, ये जो अंदर वाली सेकेंड सेल और जो फर्स्ट सेल है उसके इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हो, और अंदर वाले भी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्सन चार्ज चालू हो गया, रिपल्सन फोर्स लगना चालू हो गया, और रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो थर्ड सेल में दिख रहा था वो कुछ और दूर चला जाएगा, और अगर दूर चला गया तो R इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स इंक्रीज हुआ तो F घट जाएगा। F इज इक्वल टू के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से प्रोटॉन में 11 न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन होना, 11 प्रोटॉन का चार्ज होते हुए भी लास्ट इलेक्ट्रॉन को इतना चार्ज फील नहीं हुआ। सो व्हाट डज इट मीन्स दैट जेड इफेक्टिव मीन्स कि रियल में जो 11 प्रोटॉन का चार्ज न्यूक्लियस के अंदर था वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज फील होना चाहिए। उतनी ताकत से लास्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ खींचना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अंदर की सेल के इलेक्ट्रॉन, अंदर की सेल एक तो स्क्रीन का काम कर रहे थे, पर्दे का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन पावर उतना फील नहीं हुआ, क्योंकि अंदर अगर कोई खड़ा हो गया तो पीछे वाला इलेक्ट्रॉन कवर कर गया, तो वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को फील नहीं कर पा रहा। द मेजर कॉज इज कि जो स्क्रीन कर रही जो सेल, उनके इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से बाहर की सेल से भी कुछ दूर की साइड खींच रहे, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, और फोर्स डिक्रीज किया तो रियल में 11 प्रोटॉन का चार्ज न्यूक्लियस के पास होते हुए भी इलेक्ट्रॉन को उतना चार्ज फील नहीं हो रहा। दैट मीन्स जेड इफेक्टिव, एंड दैट न्यू फोर्स इज कॉल्ड जेड इफेक्ट। रियल में तो 11 प्रोटॉन का चार्ज लगना चाहिए, लेकिन वो कुछ कम लगा, दैट इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूं कि आपको इसे कैसे समझना है। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसके बारे में लिखता हूँ, फिर थ्योरेटिकल पॉइंट जो लिखे मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। सो मैं यहाँ पर आपको ये लिखने वाला हूँ कि जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव स्टार करके नोट पॉइंट आप लिखें। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड ई, प्रोटॉन का चार्ज माइनस कुछ और इसमें से कम हो गया, या फिर इस पॉइंट को लिखने से पहले मैं दूसरा पॉइंट लिखूं, जेड इफेक्टिव इज
लेस देन ऑफ रियल जेड। जेड ई जो था दैट इज प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन पावर था उसे हमने जेड ई लिखा, और वो सोडियम की बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। सो जो ये जेड इफेक्टिव आया, जो रियल में न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, वो फोर्स था जेड ई, दैट इज जेड इफेक्टिव। एंड जेड इफेक्टिव इज लेस देन ऑफ जेड ई, प्रोटॉन के चार्ज से जो न्यूक्लियस के अंदर जितना चार्ज मौजूद था उससे कम है। कम है मतलब कुछ माइनस हो गया, तो मैं इसे फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकता हूँ कि जेड ई इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। कुछ माइनस कर दिया जाए, रियल में जो प्रोटॉन का चार्ज था, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज था, उसमें से कुछ माइनस कर दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो रियल चार्ज जो था, एक्सपेक्टेड चार्ज था, वो कुछ कम हो जाएगा। और इसका कम होने को, इसी वैल्यू को हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट बोलते हैं। सो यहाँ से फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो रियल में जो चार्ज न्यूक्लियस को फील हो रहा है, वो रियल चार्ज से जो एक्सपेक्टेड चार्ज था उसमें से कुछ माइनस करने के बाद मिलेगा। जितना प्रोटॉन का चार्ज था, न्यूक्लियस का चार्ज था, उतना ही इलेक्ट्रॉन को फील नहीं हो रहा। मैं लास्ट आपको इतना समझाने चाह रहा था, बोर्ड वालों के लिए केवल ये फॉर्मूला काम का है, नीट वालों के लिए भी इतना ही ज़रूरत है, बट कॉन्सेप्ट प्रॉपरली बिल्डअप होना चाहिए। सारी चीज़ों को मैं एक बार लाइन में, पाइपलाइन में समराइज़ करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एक ही चीज़ को बोलते हुए, शायद आपका क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट बीच में ब्रेक ना हो गया हो। तो मैं सारे वर्ड्स को एक साथ फटाफट बोलता हूँ। सोडियम का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अगर 11 प्रोटॉन का चार्ज लगता तो हम बोलते जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड, बट ऐसा नहीं है। तो उसमें कुछ ना कुछ कम इलेक्ट्रॉन का चार्ज फील हो रहा है। ये जो प्रोटॉन का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है। तो 11 प्रोटॉन का चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन को फील नहीं हुआ, तो उसमें से कुछ माइनस कर दिया गया होगा, 10 बचा होगा, 9 बचा होगा, 8 बचा होगा। सो दैट माइनस पार्ट इज कॉल्ड डेल्टा, एंड दैट इज कॉल्ड सिग्मा, एंड हम उसे पढ़ते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्या मेरे ये वर्ड समझ आए? तो ये फॉर्मूला कैसे आया, ये हमने पढ़ा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से जो 11 प्रोटॉन का चार्ज लगना चाहिए वो नहीं लगा। वो इंक्रीज होने का क्या रीज़न था कि किसी भी एटम में कई सारे सेल होंगे, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को सेम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फील कराते। इसी वजह से प्रोटॉन का 11 प्रोटॉन का चार्ज नहीं लग पा रहा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से। इसकी वजह से रियल चार्ज कम फील कर पाता है, और जो एक नया चार्ज लगेगा दैट इज रियल चार्ज माइनस कुछ जो कम फील हो रहा, वो वैल्यू इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव। सो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। रियल में जेड 11 प्रोटॉन का चार्ज फील करना चाहिए, बट उसमें से कुछ माइनस कर गया, एंड दैट माइनस वैल्यू इज कॉल्ड सिग्मा, एंड दैट सिग्मा वैल्यू जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में ओवरकम करने में उतने प्रोटॉन का चार्ज खत्म हो गया। अब चलिए मैं इसको जो लिखा हुआ है थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें एक्सप्लेन कर दूं। सो देयर इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। देयर इज ऑल्सो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इनर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जरा देखिए, इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये जो रिपल्सन, ये अट्रैक्शन भी चल रहा है, और इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ये रिपल्सन भी चल रहा है। और इस रिपल्सन चार्ज की वजह से, रिपल्सन चार्ज की वजह से रियल प्रोटॉन का फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फील नहीं हुआ।
So net force is calculated between the nucleus force and the outermost electron. So net force is equal to attractive force, that is attractive force माइनस ऑफ रिपल्सिव फोर्स. सो जो कि मैं आपको ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसी को मैं फॉर्मूले वाइज लिखूँ. जेड इफेक्टिव इज नेट फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू जेड माइनस डेल्टा या सिग्मा, जो भी आप इसे यूज करें. सो दिस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको पढ़ते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो माइनस किया. सो दिस नेट फोर्स इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव. मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ क्लियर किया, थोड़ा लेंदी जरूर हो गया कॉन्सेप्ट को बार बार डिलीवर्ड करने से और हर एक पॉइंट को क्लियर करने से. सो नाउ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक कैन बी इजीली डन, और आप कर पाओगे कि प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को फील नहीं होता है. रियल में जो अट्रैक्शन है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्ट करने की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो उतना लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए. F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. बट ऐसा नहीं है, वो फोर्स कुछ कम हो जाता है, दैट इज लेस देन दिस एक्सपेक्टेड फोर्स, दिस कूलाम फोर्स, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में कुछ फोर्स कम हो जाता है. तो जो 11 प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए, उसमें से 1-2 प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को कम करने में खर्च हो गया, और वो उसी फोर्स को, उसी रिपल्सिव फोर्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज हो गया, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन को उतना फोर्स फील नहीं हुआ. सो देयर इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. Also there is a repulsive force between inner cell electron and outermost electron. So net force will be calculated by कैसे कैलकुलेट करते हैं? अट्रैक्शन फोर्स माइनस रिपल्सन फोर्स. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जैसे अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो क्या उसमें जेड इफेक्टिव लगता है? जेड इफेक्टिव लगता है क्या? तो आंसर इज नहीं. जैसे एग्जांपल लिखूं हाइड्रोजन, तो इसके पास खुद ही 1s1 एक ही सेल है, और उसी सेल में दिस इज प्रोटॉन का चार्ज और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो ये जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इनर सेल है ही नहीं. जब अंदर की कोई सेल ही नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन नहीं करेगा. रिपल्सन नहीं करेगा तो जो रियल फोर्स था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बराबर होगा. सो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड, जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही पूरा का पूरा चार्ज इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर फील होगा. सो एग्जामिनर आपसे पूछेगा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में थ्योरेटिकल फोर्स और एक्सपेरिमेंटल फोर्स इक्वल होते हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि वहाँ पर कोई इनर सेल है ही नहीं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं है, तो प्रोटॉन का फोर्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो सारे का सारा प्रोटॉन का फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फील होगा. तो फिर ये जो फोर्स है वो कहाँ पे कम हो जाता है, कहाँ पर जेड इफेक्टिव लगता है? जेड इफेक्टिव इज वर्किंग ऑन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें दो से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो भी नहीं 3 जैसे होते हैं. एटॉमिक नंबर 3 लिथियम से जेड इफेक्टिव स्टार्ट होता है. हाइड्रोजन और हीलियम पर जेड इफेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, क्योंकि उसमें कोई इनर सेल नहीं होती हैं. मे बी इट इज मोर क्लियर टू यू व्हाट आई वांट टू से. क्या मेरी बात समझ आई? आर यू गेटिंग मी? ओके. सो अब जो स्लेटर कांस्टेंट लिखा हुआ था, सिग्मा जिसे मैंने लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू को कम कर देते हैं, उतनी वैल्यू को आपको इस सिग्मा की जगह लिखना होगा. जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जहाँ है वो आप लिखोगे जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा. तो वो प्रोटॉन के नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन में खर्च हो जाते हैं, उसकी वैल्यू को लिखना है, वो मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा.
and Z effective denote the actual number of proton force which is giving their attraction to the electron. Z effective मतलब रियल में जितना न्यूक्लियस के पास चार्ज था उतना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को चार्ज नहीं लग पाया, तो रियल प्रोटॉन का फोर्स जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस किया। मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया, एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन द जेड इफेक्टिव आप सॉल्व कर लोगे। लेट्स सी द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन जेड इफेक्टिव। वो क्या पूछते हैं वो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कंपैरिजन ऑफ जेड इफेक्टिव कराता है। सो जेड इफेक्टिव का कंपैरिजन मैं खुद ही इस पे क्वेश्चंस कराने वाला था और ये हमारे पीपीटी में है, बड़े फास्ट आते हैं। हमें ये पता है कि जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमेशा रियल जेड से कम होगा, जितना प्रोटॉन का नंबर है उस फोर्स से कम ही होगा, कुछ ना कुछ सिग्मा वैल्यू माइनस करनी होगी। मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, अरेंज इन द जेड इफेक्टिव ऑर्डर जेड इफेक्टिव ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड जेड इफेक्टिव ऑफ 2s ऑर्बिटल में ये न्यूक्लियस है, उसके बाद 1s एंड सेकेंड इज 2s, ये लिखा 1s एंड 2s। तो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जेडी, वो किस सेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? जो न्यूक्लियस के जितने पास होगा उस पर प्रोटॉन का अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव ऑफ 1s इज ग्रेटर देन जेड इफेक्टिव ऑफ 2s ऑर्बिटल। सेकेंड s पर कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से यहाँ एक तो डिस्टेंस बढ़ गया और जो इनर सेल है, जो 1s ऑर्बिटल था, उसका इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन भी करेगा एंड ड्यू टू रिपल्सन ये इलेक्ट्रॉन समवॉट कुछ दूर की साइड भागता हुआ नजर आएगा, जिससे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा। डायरेक्टली अब इस आंसर को, कंपैरिजन को मैं एक स्टेटमेंट वाइज चेंज कर देता हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या जेड इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज सबसेल। सबसेल मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स, तो वो क्या है उसको मैं पढ़ता हूँ। चलिए इसी पॉइंट को हम लोग जरा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप ऐसे करके लिखें, फैक्टर अफेक्टिंग जेड इफेक्टिव, फैक्टर अफेक्टिंग जेड इफेक्टिव। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जेड इफेक्ट को अफेक्ट करते हैं? देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, केवल दो फैक्टर ही हैं। देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स जो कि जेड इफेक्टिव को अफेक्ट करते हैं, और वो प्रायोरिटी वाइज ही लिखना है। फर्स्ट इज एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि रूल 1 है और इसकी प्रायोरिटी पहले है। देन आपको डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल को देखना होगा, दैट इज ऑर्बिटल का शेप SPDF, दैट विल बी योर रूल 2। सो इसमें क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ना मतलब सेल का नंबर बढ़ना, जैसे यहाँ पर था 1s ऑर्बिटल और ये 2s ऑर्बिटल, तो ये न्यूक्लियस से दूर था। तो जैसे जैसे आप n का वैल्यू इंक्रीज करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इधर देखो जरा, ऐसा क्यों हुआ जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, जितने ज़्यादा आप सेल बढ़ाओगे उतने ज़्यादा इनर सेल आ जाएंगे, और इनर सेल आउटर मोस्ट सेल में उतना ज़्यादा स्क्रीन कॉज करेंगे, उतना ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, उतना ज़्यादा सिग्मा की वैल्यू होगी। सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू कम आ जाएगी, इसका मतलब जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज होना, सेल को ही ऑर्बिट पढ़ते हैं, ऑर्बिट के नंबर इंक्रीज होने से
एक तो स्क्रीनिंग पावर इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रोटॉन में से सिग्मा की वैल्यू माइनस करने पे ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू कम आएगी तो जेड इफेक्टिव कम आएगा। दूसरा, आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रूल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है, सेल का नंबर देखना है, हाईएस्ट सेल नंबर होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। दूसरा, अगर कहीं सेल का नंबर बराबर है, जैसे 2s और 2p लिखा हुआ है, आपसे पूछा जेड इफेक्टिव के ऑर्डर में अरेंज करिए, या यहाँ पर मैं ये क्वेश्चंस लिखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करने पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास स्पेस भी है और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जेड इफेक्टिव का आपको ऑर्डर बताना है 3p ऑर्बिटल एंड 4s ऑर्बिटल। पहले मैं ये चेंज करने से पहले आपको 3p और 4p, यहाँ पर सब सेल सेम है, एक 3p में भरा हुआ है, दूसरा 4p में भरा हुआ है। तो पहले जेड इफेक्टिव आपको कैसे देखना है, जेड इफेक्टिव इज, वैसे मैं लिख चुका हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना न्यूक्लियस के पास सेल का नंबर होगा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा होगा। 3p का जेड इफेक्टिव 4p से ज़्यादा है, 3p का जेड इफेक्टिव 4p से ज़्यादा है। आर यू गेटिंग मी? अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका छोटा होगा जेड इफेक्टिव उसका ज़्यादा होगा। ये रूल अगर नहीं लग रहा, लेट्स से कि इस बार एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, 2s और 2p का जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बताइए, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल नंबर तो सेम है, तो फिर आपको सेकेंड रूल लगाना है एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल एक्सपीरियंस्ड लेस जेड इफेक्टिव। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल मतलब सब सेल, s ऑर्बिटल देन p ऑर्बिटल देन d ऑर्बिटल देन f ऑर्बिटल। जरूर आपके यहाँ पे सिलेबस में ये वर्ड लिख जरूर देते डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल, लेकिन वो मीनिंग आपको इतने जल्दी शायद समझ तो नहीं आता कि क्या बोल दिया है। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल को डिटेल में मैंने पेनिट्रेशन पावर के साथ पढ़ाया हुआ है, अभी आप केवल मेरे शब्द ये सुने कि पेनिट्रेशन जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर है, ये जेड इफेक्टिव का ही ऑर्डर लिखा हुआ है। अब बड़ी दिक्कत की बात है कि कुछ भी आप तो लिख दे रहे हैं, क्या मतलब है उसे समझने की कोशिश करें। जेड इफेक्टिव एस का ज़्यादा, पी का कम, डी का और कम, एफ का और कम। रीजन बुक्स वाले लिख रहे हैं, एनसीईआरटी लिख दे रहे हैं कि डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। डिफ्यूज्ड का क्या मतलब है बस ये समझें, और मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में सबसे सिंपलेस्ट वर्ड में आपको बोलना चाह रहा हूँ। एस ऑर्बिटल की साइज छोटी होती, पी ऑर्बिटल की और बड़ी होती, डी ऑर्बिटल की और बड़ी होती, एफ ऑर्बिटल की और बड़ी, बस ऐसे कुछ शब्द समझें। कहने का ये मतलब है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, और न्यूक्लियस के पास होने से न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर ये ज़्यादा लगेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और अपनी तरफ खींचेगा मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो ये रीज़न क्यों ऐसा हुआ, आपको डाउट तो ये भी उठ रहा होगा कि अगर सेल का नंबर सेम है, ये पेनिट्रेशन पावर में ज़रूर डिटेल में है, या तो आपको ऐसा कुछ भी घुमा फिरा के बुक्स वाले पढ़ा देते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है पहला ऑर्बिटल और ये दूसरा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये 1 था और ये सेकंड ऑर्बिटल है, तो इसी में 2s है और इसी में 2p है, तो क्यों ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है और क्यों s की साइज़ छोटी है और p की साइज़ बड़ी है, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है। इसी को हम पेनिट्रेशन बोलते हैं, जो कि सेपरेट वीडियो में पढ़ा दिया गया। बट अभी आप ये समझें कि इसका अट्रैक्शन, s का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, इसलिए ये यहाँ से हट के कुछ थोड़ा अंदर घुस जाता है, और अंदर घुस जाने को ही पेनिट्रेशन बोलते हैं। सो s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होना डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल से बेटर वर्ड होता है पेनिट्रेशन पावर, बट वो आपकी तो एग्जामिनर भी डिफ्यूज्ड ही लिखते हैं। तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होना, s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, मतलब ये
मतलब कि एस ऑर्बिटल जो आपके हैं इसकी छोटी साइज है, और छोटी साइज है तो ये कम डिफ्यूज्ड होगा, और कम डिफ्यूज होगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, और प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। दोबारा सुने, डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल का मतलब समझें। एस ऑर्बिटल की साइज छोटी हो जाती है। साइज छोटी होने का रीज़न है कि इस पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है, इस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एस ऑर्बिटल में, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान पड़ता है, और अगर आसानी से प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ये अपनी रियल साइज यहाँ से हटके कुछ अंदर की साइड घुस जाएगा, क्योंकि इसको अंदर की तरफ कोई पुल कर रहा है, अंदर की साइड खींच रहा है, तो हम बोलते हैं कि इसकी साइज छोटी हो गई। वैसे छोटी तो आप नहीं बोलते, आप तो ये बोलते कि भाई अगर आप 2 ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहे हैं तो साइज बराबर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसी वर्ड को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो साइज छोटी होना, उसका साइज छोटी होने का रीज़न आपकी बुक्स डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल बोलती हैं। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल मतलब आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एस ऑर्बिटल, तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन इक्वली यूनिफॉर्म लग रहा है, तो यूनिफॉर्म लग रहा है तो वो अंदर की साइड चला गया, और अंदर की साइड चला गया मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज कर गया। नाउ आई रिकॉल बोथ द पॉइंट्स। एस ऑर्बिट फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना छोटा होगा न्यूक्लियस के उतने पास होगा, न्यूक्लियर फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा तो ही आप नेक्स्ट रूल लगाओगे पेनिट्रेशन पावर या डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लेस फोर्स, एस ऑर्बिटल कम डिफ्यूज्ड होता है, उससे कम पी, उससे कम डी, सबसे कम एफ, मतलब एफ पर जेड इफेक्टिव बहुत कम लगेगा और एस पर ज़्यादा लगेगा। सो एस ऑर्बिटल की साइज छोटी, क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा खींचता है, साइज छोटी मतलब जेड इफेक्टिव ज़्यादा। सो एस पर ज़्यादा, देन पी पर, देन डी पर, देन एफ पर। तो अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि 2s और 2p ऑर्बिटल में किस पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। सो 2s का जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन 2p होगा। यही एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आंसर पहले आपको लोएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा, देन उसके बाद 2 और 2 में एक ही है तो 2p पर, देन उसके बाद 3 में केवल 3d है, देन उसके बाद 4 में आपका 4p और 4s है, s का ज़्यादा तो 4s इज ग्रेटर देन 4p, देन आपका इस 5 और 5 में 5f और 5d में 5d का ज़्यादा, देन 5f और लास्ट में आएगा 6f। सो मैंने ये आंसर आपको सॉल्व करके दिया, शायद आप ये समझ पा रहे होंगे। सो दिस इज योर जेड इफेक्टिव। सो जेड इफेक्टिव में पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटे से छोटा होगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा। अगर किन्हीं दो सबसेल का सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो सेकंड रूल से आंसर देंगे, उसमें भी डिफ्यूज्ड कैरेक्टर बोलिए या पेनिट्रेशन पावर एस की ज़्यादा, देन पी, देन डी, देन एफ। एस न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा झुका होता है, उसके बाद पी, देन डी, देन एफ। सो देन आंसर आप ऐसे दोगे। सो मुझे लगता है कि ये आंसर आपको बराबर क्लियर हुआ होगा। नाउ थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जेड इफेक्टिव कैसे डिटरमाइन करोगे। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या पीरियड में जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, या ग्रुप में जाने पर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। सो फर्स्ट इज व्हाट इज जेड इफेक्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने इससे पहले किया, फैक्टर अफेक्टिंग द जेड इफेक्टिव, that is affected by two factor. One is principal quantum number, smaller the principal quantum number more will be the Z effective because nucleus के जितने पास attraction उतना ज़्यादा। Second factor is subcell penetration power, S का ज़्यादा उससे कम P, उससे कम D, उससे कम F ऑर्बिटल का। Then third type of questions are Z effective along the period, along the group.
सो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, ये मैं कैलकुलेशन भी कराऊंगा और वीडियो लेंथी होगा, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कंसीडर करूंगा। अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप इधर कांस्टेंट या डिक्रीज होता है। सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज read carefully, take notes properly. Please subscribe the channel, press the like button and subscribe the channel. Thank you so much for your more updating, more upcoming lecture. Please subscribe the lecture, so I am more happy with you and more energetic. Thanks.